जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज का लीगल एक्टिविटीज़ में टॉपिक है उत्तर प्रदेश एचजीएस के सिलेबस के संबंध में। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश एचजीएस में प्री और मेंस में पूछे जाने वाले टॉपिक कहाँ से आएंगे उसका सिलेबस जारी कर दिया है और उसी विषय पर आज मेरा चर्चा होगा। इस बार जो सिलेबस जारी किया गया है वो स्क्रीन के सामने आपके उपलब्ध है। यह सिलेबस अप्रत्याशित रूप से उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो इस बार उत्तर प्रदेश एचजीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा शुरू से ही जो व्यक्ति, जो अधिवक्ता महोदय, जो परीक्षार्थी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि बार बार कहीं न कहीं से आश्चर्यचकित करता रहा है। इस बार परीक्षा देने के पहले ही सबको आश्चर्यचकित कर दिया गया है। इतना ब्रॉड सिलेबस, चूँकि सबको पढ़ना पड़ेगा और कहीं न कहीं इन्हीं सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे। चूँकि जो पेपर का मॉड्यूल है वो पहले का ही है, बस सिलेबस में सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए हैं, कुछ घटाया बढ़ाया गया है। जैसे लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में 50 मार्क्स का दिया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछा जाएगा। इसमें 50-50 यानी कि 100 नंबर का होगा और 100 नंबर का जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज दोनों मिला करके 100 नंबर का है, जिसमें से 50 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस का है, जीके जिसको बोला जाता है, और 50 नंबर में हिंदी और इंग्लिश होगा। चूँकि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत घबराने की कोई बात नहीं है। इस बार कहीं न कहीं से जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है और जो लैंग्वेज का है उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त किया गया है और ये कहीं न कहीं से परीक्षार्थियों के फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि मार्क्स जो गेन करने वाला समस्या होता है खासकर लॉ के स्टूडेंट के लिए या कोई अधिवक्ता महोदय के लिए, उसके लिए जीके एक बहुत बड़ा चैलेंज का विषय होता है। और जीके में कहीं न कहीं से जो व्यक्ति प्रैक्टिशनर नहीं है, कहीं कोचिंग में तैयारी कर रहा है या कहीं घर बैठ के तैयारी कर रहा है, तो एक अधिवक्ता के बनस्पति वो ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लेता है। ओवरऑल मिला करके कहीं न कहीं से एग्रीगेट नंबर जोड़े जाते हैं और उसमें मेरिट बनने बिगड़ने लगता है। तो इस बार जो उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है वो कहीं न कहीं से प्रैक्टिशनरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जो सिलेबस लॉ का है, ये सिलेबस देखने में बृहद तो लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो एक एचजीएस के रूप में जो अतिरिक्त जिला जज का पद को निर्धारित किया जाता है और उसमें जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं उनके सामने ये सारे अधिनियम कहीं न कहीं से घूम फिर कर आते ही आते हैं और उन अधिनियमों के माध्यम से उनको ट्रायल करना होता है और उस पर जजमेंट देना होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, समस्या सबके लिए समान होगा। चूँकि समस्या उसके लिए ज़्यादा महसूस हो रहा है जिनका आखिरी अटेम्प्ट है, वो इस बात को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली कैसे तैयारी किया जाए, कहीं हमारा ऐसा ना हो कि ये आखिरी समय है और सिलेक्शन ना हो। तो उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है या जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, चुनौती सबके लिए बराबर है इस बार और समस्याएं सबके लिए रहेंगी। इसलिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा न फोकस करके जितना बेयर एक्ट पे कमांड बनाए रखेंगे उतना ही आपका आंसर देने में आसानी होगा। मेरा अनुभव और राय ये है कि जो भी एचजीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अगर जो बिहार का, एमपी का या अन्य स्टेट का भी यदि एग्ज़ाम दिए हैं तो कहीं न कहीं से ये मिलता जुलता सिलेबस आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ चूँकि यूपी में कुछ एक्ट को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आए ही, हो सकता है कि क्वेश्चन का जो बेस बने वो पुराने पैटर्न पे ही बने और समस्याएं सबके लिए रहेंगी, इसलिए कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक प्रैक्टिशनर के सामने ये एक्ट कहीं ना कहीं से घूम फिर करके ना आया हो। यह ज़रूर है कि एक साथ नहीं आता है, उसके प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई केस आता होगा और उसको पता होगा कि हर एक्ट में कौन सा सेक्शन इम्पॉर्टेंट है जिस पे खास कर बनते हैं। जैसे आप आर्म्स एक्ट देखेंगे तो 3/25 उसमें ऑटोमेटिक सबके जवान पे रटा रहता है। उसी प्रकार NDPS का है, SC ST का है, सबका कहीं ना कहीं से डोमेस्टिक वायलेंस का है या दहेज प्रतिषेध अधिनियम का है। तो जब इन सब चीज़ों का जो प्रैक्टिशनर है उसको पता है कि किन किन धाराओं पे केस बनते हैं और किन धाराओं पे फोकस न्यायालय का होता है, हमें जहाँ तक अनुमान है जो क्वेश्चन बेस बनेगा वो उन्हीं सब धाराओं के इर्द गिर्द बनेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग तैयारी में लगे रहें। समस्याएं एक साथ सबके लिए समान है और इसमें 45% मार्क्स जिसके आ जाएंगे वो सफल घोषित हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए आप लोग कि 45% मार्क्स लाने की कोशिश करिए कि आ जाए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए और एग्ज़ामिनर के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सिलेबस है ऐसा नहीं है कि इसके साथ जो पेपर बनाने वाले होंगे उनके साथ भी बहुत आसानी से होगा, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले होंगे उनके लिए भी ये चुनौती है कि किस एक्ट से कौन सा क्वेश्चन बनाए और उसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये केवल समस्या परीक्षार्थियों के लिए नहीं है, ये समस्या उनके लिए भी है जो परीक्षा ले रहे हैं। तो घबराने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है, हौसला बनाए रखिए, चुनौती को स्वीकार करिए और हमें आशा है कि इस बार 83 सीट जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वैकेंट किया गया है, वैकेंसी के रूप में दिया गया, एडवर्टीजमेंट के रूप में दिया गया है, वो ज़रूर भर जाएगा। और ख़ासकर जो अधिवक्ता वर्ग के लोग हैं जो अभी तक मेहनत कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, उनके साथ अच्छा होगा, सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे। इसी बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। नए एक्टिविटीज़ के साथ पुनः आऊँगा, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।